कुछ लोगों की कैसी लगी आदत है। कुछ लोगों की कैसी लगी आदत है। छोड़ के करम अपने वो करते ईश्वर की इबादत है। कुछ लोगों की कैसी लगी आदत है। कुछ लोगों की कैसी लगी आदत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाकाटक वंश के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि वाकाटक वंश की शुरुआत जो होती है सातवाहन वंशों के पतन के पश्चात ही होती है। हालांकि सातवाहन वंश के पतन के पश्चात बहुत सारे वंशों का भी उदय होता है, लेकिन उन्हीं वंशों में से एक वंश वाकाटक वंश की भी उदय होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर वाकाटक वंशों के बारे में ही। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दूं कि वाकाटक वंश के सबसे पहले दोस्तों हम वाकाटक वंश के कुछ पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि वाकाटक वंश का जब उदय होता है तो आखिर ये किन क्षेत्रों पर आकर अपना आधिपत्य जमाते हैं, किन क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये कब तक शासन करते हैं, कब से शुरू होता है, कब से खत्म होता है। तो शुरू तो हम जान गए कि सातवाहन वंशों के पतन के पश्चात ही इनका वंश शुरू हो चुका था। अंततः ये कब तक शासन करे, तो लगभग ये 6ठी शताब्दी तक ये शासन करते हैं। तीसरी बात की अगर हम बात करें इनके क्षेत्र विस्तार में, तो क्षेत्र विस्तार में भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए तो इनका क्षेत्र विस्तार कहाँ पे था। इनका क्षेत्र विस्तार दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्रों से लेकर, मतलब कि महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से लेकर वरार या विदर्भ तक इनका क्षेत्र विस्तार था। और इसके अंतर्गत कितने शासक आए और शासन किए, इनकी उपलब्धियां क्या थी, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें ये सब जितने स्रोत मिलते हैं, अब इतनी पुरानी घटनाओं का स्रोत तो कोई ना कोई होगा। तो दोस्तों, इनका जो स्रोत मिलता है, इनकी जो जानकारी मिलती है हमें वायु पुराण से मिलती है। सबसे पहले वायु पुराण और अजंता के गुहा लेखों से मिलती है। इन शासकों के, इन वंशों के जो जानकारी हमें प्राप्त होती है तो ये हमारे वायु पुराण और अजंता के गुहा लेखों से प्राप्त होती है, ना कुछ अजंता के लेखों से, अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। तो यही जानकारी का स्रोत है। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि सातवाहन वंशों को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि सातवाहन वंश से भी कुछ आपको चीजें क्लियर हो जाए और सातवाहन वंशों के बाद से कि ये घटना है तो आपको और भी मजा आएगा सातवाहन वंशों के जानने के बाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब इनका जो क्षेत्र विस्तार था महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से लेकर विदर्भ तक था इनका क्षेत्र विस्तार। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं, कौन शासन करते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं। तो पहले शासकों का नाम हम रख देते हैं, शासकों का नाम हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से शासक आते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी शासक का नाम आता है वाकाटक वंश में तो वो दोस्तों विंध्य शक्ति का नाम आता है। किसका? विंध्य शक्ति का नाम आता है। और विंध्य शक्ति के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो विंध्य शक्ति ये प्रथम शासक के रूप में उभर कर आता है। इतिहास में हमें ये जानकारी मिलती है, ये हमें अजंता के गुहा लेख और वायु पुराण से सबसे पहले वाकाटक वंश में अगर किसी शासक का नाम मिलता है तो ये इन्हीं स्रोतों से विंध्य शक्ति का नाम मिलता है। किन स्रोतों से दोस्तों? तो अजंता के गुहा लेख से और वायु पुराण से मिलती है विंध्य शक्ति का नाम। हालांकि विंध्य शक्ति के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, पहले हम नाम को जान लेते हैं कि कौन कौन से शासक वाकाटक वंश में शासन किए।
तो विंध्य शक्ति प्रथम का नाम आता है पहले, उसके बाद की प्रवरसेन का नाम आता है, उसके बाद रुद्रसेन का नाम आता है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनका शासनकाल क्या था, तो आप शासनकाल भी देख रहे हैं, आप याद कर लीजिए। चलिए मैं बोल भी देता हूँ। विंध्य शक्ति का शासनकाल 255 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी तक होता है। उसके बाद प्रवर सेन का जो शासनकाल होता है 275 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। उसके बाद रुद्रसेन का शासनकाल आता है और इनका शासनकाल कितना आता है 335 ईस्वी से लेकर 360 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। किनका? रुद्रसेन का। रुद्रसेन के बाद जो शासक आते हैं वो पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन का शासनकाल 360 ईस्वी से लेकर 385 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 360 ईस्वी से लेकर 385 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय। दोस्तों थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये नाम में प्रथम द्वितीय लग गया है। नाम कुछ सेम है, जैसे कि रुद्रसेन वहां लिखे हैं, और रुद्रसेन के बाद में अगर फिर से हम देखें तो रुद्रसेन द्वितीय का भी नाम आता है। तो उधर जो लिखे हैं रुद्रसेन, दोस्तों ये रुद्रसेन कहिए या रुद्रसेन प्रथम कहिए, ये आपको समझना होगा। और रुद्रसेन द्वितीय मैंने लिखा है, तो रुद्रसेन द्वितीय मतलब कि वो नाम नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो शासक नहीं है, ये दूसरा शासक है, जो हम आगे बात करेंगे कौन से शासक था और दोनों सिमिलर नाम है या अलग नाम है, तो फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय 385 से 390 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय ये 410 ईस्वी से 440 ईस्वी तक शासन करता है। इसका नाम प्रवरसेन द्वितीय का जो नाम था वो दामोदर सेन भी था। क्या? दामोदर सेन भी इनका नाम था। उसके बाद नरेंद्र सेन, जिसका शासनकाल 440 ईस्वी से लेकर 460 ईस्वी तक होता है। उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय, इनका शासनकाल 460 ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम विंध्य शक्ति के बारे में। पहले तो और जान ले कॉमन चीज वाकाटक वंशों के संबंध में कॉमन चीज क्या है कि वाकाटक जो थे ना दोस्तों, ये ब्राह्मण थे। और किस गोत्र के ब्राह्मण थे? ये विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। कौन से? विष्णु वृद्धि गोत्र के ये ब्राह्मण थे। और ये सब जितने वाकाटकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, आप दो स्रोत के नाम याद रखिए। पहली स्रोत तो ये है वायु पुराण से इनकी जानकारी मिलती है। दूसरी स्रोत क्या है? दूसरी स्रोत अजंता के गुहा लेख अभिलेखों से हमें ये प्राप्त होती है, वाकाटकों के बारे में इनकी जानकारी। और दोस्तों सबसे पहले अगर किसी शासकों का नाम प्राप्त होता है जानकारी, तो वो हमारे वायु पुराण और अजंता के गुहा लेख से विंध्य शक्ति का नाम प्राप्त होता है। आइए विंध्य शक्ति के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। और विंध्य शक्ति के बारे में सबसे पहले तो विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की। अब स्थापना इसलिए की दोस्तों क्योंकि सबसे पहले किसी का नाम मिलता है तो विंध्य शक्ति का ही नाम मिलता है, इसलिए इसने वाकाटक वंश की स्थापना की। उसके बाद इनका जो क्षेत्र विस्तार था, सबसे पहले इसने अधिकार मालवा पर किया। और मालवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच पड़ता है मालवा। ये जो मालवा जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वाकाटक वंश की स्थापना इसने की। सबसे पहले मालवा पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों मालवा पर अधिकार करने के पश्चात इसने विंध्याचल पर भी अपना आधिपत्य कर लिया था। और विंध्याचल के क्षेत्रों को जीतकर ये विंध्य शक्ति की उपाधि धारण कर ली। विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्रों को जीतकर, विंध्याचल के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं दोस्तों, जो कि हमारा गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैला हुआ है, यहाँ तक इन सारे क्षेत्रों तक इसने विजय प्राप्त कर ली। और इसी विंध्याचल के क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात इसने विंध्य शक्ति की उपाधि धारण कर ली। किसकी? विंध्य शक्ति की उपाधि धारण कर ली। हालांकि इससे पहले इनका नाम मिलता है, इनका जो पहले नाम था वो विरुद्ध था। क्या नाम था? विरुद्ध था। लेकिन विंध्याचल के क्षेत्रों को जीत लिया, उसके बाद से इसने एक उपाधि धारण कर ली विंध्य शक्ति की। तब से ये विंध्य शक्ति के नाम से विख्यात हो गया। हालांकि वंश केतु इनका भी नाम था। इनके अजंता की गुहा लेखों में इसे वंश केतु का भी नाम मिलता है। इनके नाम का जो संबोधन मिलता है वंश केतु से मिलता है। और इसको ये इतना शक्तिशाली था
कि इसे इंद्र के समान भी बाहुबल बताया जाता है। ये अपने बाहुबल से संपूर्ण लोगों का विजेता भी माना गया है। इसे इतिहास में संपूर्ण लोगों का विजेता भी माना गया है, क्योंकि ये इसके पास बहुत ही बाहुबल था, क्योंकि इसके पास बहुत ही ये शक्ति थी, और इसी के वजह से इसे इंद्र के समान पराक्रमी भी समझा जाता था। तो ये विंध्य शक्ति के बारे में हो गई। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, विंध्य शक्ति के बाद कौन से शासक के रूप में होता है। तो दोस्तों ये 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे विंध्य शक्ति के बारे में। विंध्य शक्ति के बारे में ये 2-4 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। दोस्तों अधिक जानकारियां तो है, लेकिन अधिक जानकारियों से कोई फायदा नहीं है। हमें कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखते हुए इन सारे जानकारियों को लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो वाकाटक वंश थे, वाकाटक वंश में कौन कौन से शासक प्रमुख हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी जो प्रमुख उल्लेखनीय कार्य हैं, इनके बारे में चर्चा करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य बनता है। इसलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं विंध्य शक्ति के तत्पश्चात कौन से शासक होते हैं वाकाटक वंश में। तो विंध्य शक्ति के बाद अगर कोई शासक होता है तो वो प्रवरसेन का नाम आता है। और प्रवरसेन, इनकी क्या उपलब्धियां थी इनके संबंध में, तो वाकाटक वंशों में प्रवरसेन की क्या उपलब्धियां हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रवरसेन के बारे में अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने जाना कि सारे शासकों के इस शासनकाल के संबंध में हम लोगों ने जान लिया कि इनका शासनकाल क्या था। अब हम विस्तृत रूप में जाने कि प्रवरसेन के बारे में अगर देखें तो 275 ईस्वी से इसका शासनकाल होता है। उसके बाद इसने ये वाकाटक वंश में ऐसा प्रथम शासक था जिसने सम्राट की उपाधि को धारण किया था। सम्राट की उपाधि को सबसे पहले किसने धारण किया था वाकाटक वंश में, तो सबसे पहले प्रवरसेन ने ही उपाधि धारण किया था। किसकी? सम्राट की उपाधि को धारण किया था। इसने किसने? प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 1 राजसूय यज्ञ कराए थे। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ बहुत ही भारी यज्ञ होता है और ये बहुत ही कम ही राजा ऐसे करा पाते हैं। तो इसलिए ये 4 अश्वमेध, फिर भी जब इतना पराक्रमी था, इतना बाहुबल था, इतनी शक्ति थी इनके पास, प्रवरसेन के पास, ताकि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किया था और 1 राजसूय यज्ञ भी किया था। ये सामान्य यज्ञ नहीं होता है दोस्तों। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये बहुत ही कठिन यज्ञ होता है, फिर भी ये राजा ने इतने सारे यज्ञ भी कराए थे। तो प्रवरसेन के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इनके शासनकाल जो है 275 ईस्वी से लेकर इनका शासनकाल 335 ईस्वी तक होता है। और उसके बाद से प्रवरसेन के 4 पुत्र थे दोस्तों। 4 पुत्र प्रवरसेन के थे और 4 पुत्रों में 2 ही पुत्र ऐसे हैं जिनके व्याख्या हमारे इतिहास में मिलती है। 2 पुत्र ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए 2 शासक अगर हम बात करें तो इनके उत्तराधिकारी के रूप में होते हैं। एक तो होता है गौतमी पुत्र, इनका प्रवरसेन का 2 पुत्र था, गौतमी पुत्र और दूसरा सर्वसेन। एक गौतमी पुत्र, दूसरा सर्वसेन। और गौतमी पुत्र के जो उनका पुत्र था गौतमी पुत्र, ये सबसे बड़ा पुत्र था। प्रवरसेन का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? गौतमी पुत्र था। और गौतमी पुत्र को इसने नंदीवर्धन नागपुर को दे दिया था, जो आज भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। तो ये इनका जो मुख्य शाखा था, प्रवरसेन के आधिकारिक जो क्षेत्र का मुख्य शाखा था नागपुर, नंदीवर्धन, उसको गौतमी पुत्र को दे दिया था। और दूसरा जो पुत्र था इनका सर्वसेन, उनको वत्सगुल्म या बरार कह लीजिए या वशीम शाखा कह लीजिए, आज भी ये वशीम शाखा महाराष्ट्र का एक जिला हुआ करता है। तो वह वत्सगुल्म वशीम शाखा को सर्वसेन को दे दिया और इस तरह से ये शासन करे। हालांकि गौतमी पुत्र का जो बड़ा पुत्र था ये नंदीवर्धन, जिसको इसने प्रवरसेन ने नागपुर को दे दिया था, ये शासन ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया, ये मर चुका था। हालांकि इनके मरने के पश्चात ये प्रवरसेन की उपस्थिति में ही मर चुका था। इसका पुत्र, पिता अभी जिंदा था तब तक पुत्र ये मर चुका था। तो हालांकि इनकी शादी हो गई थी और शादी के पश्चात एक रुद्रसेन प्रथम नाम का एक इनसे पुत्र जन्म लेता है, लेकिन जन्म के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि प्रवरसेन के ही उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अपने नागपुर के शासन क्षेत्र को नहीं संभाल पाता है। तब इसके बाद इनके स्थान पर किसको? गौतमी पुत्र के पुत्र
गौतमी पुत्र के पुत्र रुद्रसेन प्रथम को नियुक्त कर दिया जाता है। और उसके बाद इस तरह से अगर देखें तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, रुद्रसेन प्रथम के बारे में। हालांकि इनकी जो जानकारी मिलती है आगे हम विशेष तौर पर बात करेंगे। हालांकि इनकी जो यहाँ से रुद्रसेन प्रथम जो था ये अब शासन बागडोर संभालता है किसका, नागपुर क्षेत्र का, जो कि प्रधान शाखा प्रवरसेन ने दे दिया था। तो इसलिए दोस्तों ये रुद्रसेन जो आता है अब ये प्रवरसेन का पौत्र हो जाता है, यानी पोता हो जाता है। और पोता क्या क्या करता है इस वाकाटक वंश में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, और दोस्तों एक अंतिम पॉइंट है कि प्रवरसेन ने जो शासन किया 275 से 335 ईस्वी तक शासन किया। अब सारी जानकारियों को मैं शॉर्ट करके बता देना चाहता हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहले तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, हाँ सबसे पहले तो इसमें कौन आता है शासन के रूप में। सबसे पहले इसमें शासक के रूप में अगर कोई आता है तो वो हमारा विंध्य शक्ति आता है। और विंध्य शक्ति 255 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद प्रवरसेन आता है। प्रवरसेन के 4 पुत्र होते हैं। प्रवरसेन के 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्रों में 2 पुत्र की जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती है हमारे इतिहास में। 2 पुत्र ऐसे हैं जिनको इसने अपने 2 अलग अलग हिस्सों को सौंप दिया था, लेकिन एक हिस्से में जो गौतमी पुत्र इनका पुत्र था, प्रवरसेन का पुत्र जो गौतमी पुत्र था, उसने अपने शासन क्षेत्र को नहीं संभाल पाया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनकी शादी भी हुई थी और शादी होने के पश्चात इनसे एक पुत्र भी जन्म लिया था और उसका नाम था रुद्रसेन प्रथम। तो ये तो मर चुका था। अब रुद्रसेन प्रथम इसका कार्यभार संभालता है। उधर सर्वसेन किसको संभालता है, बरार वसीम शाखा को संभाल लेता है। तो धीरे धीरे इस तरह से हम आगे भी जानकारी रुद्रसेन से जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, छोटी सी जानकारी थी। दोस्तों अगले वीडियो में विशेष तौर पर और जानेंगे इन सारे शासकों के बारे में जितने भी यहाँ पे मैंने लिखा है। तो धीरे धीरे करके अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।